मुन्नी अपने माता और 3 बड़े भाइयों की लाडली बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार ने एक राजकुमारी की तरह पाला था मुन्नी को। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। जैसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। ख़ानदानी लोग थे और मम्मी की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ मुन्नी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर मुन्नी ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था संजय। संजय काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मुन्नी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य मुन्नी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। शौर मुन्नी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। मुन्नी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मुन्नी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन उसके मायके में शादी थी और मुन्नी जाने की जिद कर बैठी। संजय को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में एक कार से दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे मुन्नी, संजय और शौर बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद संजय और शौर तो ठीक हो गए, लेकिन मुन्नी पूरी तरह ठीक न हो सकी। पैर में चोट लगने के कारण वह अपना एक पैर खो बैठी। अब मुन्नी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। संजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस शौर ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मुन्नी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से शौर को हल्की सी चोट लग गई। मुन्नी के सास ससुर ने शौर को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना चलने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। मुन्नी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो संजय उसे तुरंत मायके छोड़ आया। जैसे ही वह भी यही चाहता था, लेकिन शौर को उसके साथ नहीं भेजा गया। मुन्नी कभी शौर से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। मुन्नी को लगा वह 3-4 दिन तक वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मुन्नी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मुन्नी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी और बड़े भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि संजय कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती
जबकि वह जानती थी कि उसके घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मुन्नी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। मुन्नी के माता पिता रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने संजय को खुद से फ़ोन कर दिया। संजय मुन्नी को अपने घर ले गया। मुन्नी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस मुन्नी को वो कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। संजय के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सौर्य के पास। परंतु यह खुशी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। मुन्नी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। शौर्य से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली ममता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। मुन्नी ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली ममता से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए शौर्य का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में भुना हुआ मांस बेचने वाला एक दुकानदार रहता था। वह बहुत लालची था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक भट्टी लगा रखी थी। वह लोहे की सीखों में मांस लगाकर उस भट्टी पर लटका देता था और मांस के भुन जाने पर उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक भार ढोने वाला मजदूर उस दुकान के पास बैठा डबल रोटियां खा रहा था। उसके सामने ही भुना मांस बेचने वाले दुकानदार की भट्टी जल रही थी, जिस पर चीखों में लगा हुआ मांस लटक रहा था। अचानक उस मजदूर ने सोचा कि क्यों ना इस भट्टी में से निकलने वाली भाप पर अपनी डबल रोटियां सेक लूं, क्योंकि सीखने के बाद डबल रोटियां ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। यह सोचकर वह अपनी जगह से उठा और भट्टी के पास जाकर अपनी डबल रोटियां भट्टी में से निकलने वाली भाप से सेकने लगा। दुकानदार ने उसे यह करते हुए देख लिया, पर उस समय वह कुछ नहीं बोला। जब मजदूर ने सारी डबल रोटियां खा ली और वहां से जाने लगा, तो दुकानदार उठकर दुकान से बाहर आया और उस मजदूर का हाथ पकड़ते हुए बोला, जाते कहाँ हो? तुमने मेरी भट्टी में से निकलने वाली भाप पर अपनी डबल रोटियां सेकी हैं। पहले तुम मुझे उस भाप की कीमत अदा करो, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यह सुनकर मजदूर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, मैंने तुम्हारी भट्टी में से निकलने वाली भाप से डबल रोटियां सेक ली, तो इससे तुम्हें क्या नुकसान हुआ? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, न ही मेरी डबल रोटियां सेकने के लिए भट्टी पर लटके मांस की मात्रा कम हुई। यदि मैं यहाँ ना आता और भट्टी में से निकलने वाली भाप पर डबल रोटियां न सेकता, तो भी यह भाप तो हवा में ऊपर ही उड़ जाती। तुम तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारा किसी भी तरह से कर्जदार नहीं हूँ। कहकर उसने दुकानदार से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को भाप बेचने या खरीदने हुए देखा है? लेकिन दुकानदार ने उसकी एक न सुनी। वह अपने जिद पर अड़ा रहा और बोला, मैं ना तो तुम्हें जानता हूँ और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, फिर मैं क्यों अपने पैसे छोड़ दूँ? यह देखकर मजदूर को गुस्सा आ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ में जॉन नामक एक आदमी भी था। वह इस इलाके का बहुत मशहूर व्यक्ति था। लोग उसे चौधरी कहते थे। उसके पास अपने झगड़े लेकर आते थे।
वह उनके झगड़ों को निपटाता था। मजदूर और दुकानदार ने भी उससे अपना झगड़ा निपटाने की प्रार्थना की। चौधरी ने उन दोनों की बातें अलग अलग सुनी। वह समझ गया कि दुकानदार उस मजदूर को ठगना चाहता है और उससे धन ऐंठना चाहता है। कुछ देर सोचकर चौधरी ने मजदूर से पूछा, क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है? मजदूर ने झट से अपनी जेब में से एक सिक्का निकालकर चौधरी को दे दिया। चौधरी उस सिक्कों को लेकर हाथ में उछालने लगा जैसे सिक्के के वजन का अंदाज़ा लगा रहा हो। फिर वह उस सिक्के को बहुत ध्यान से देखते हुए सिक्के पर खुदे अक्षरों को पढ़ने लगा। वहाँ इकट्ठा लोग उसे यह सब करते चुपचाप देख रहे थे। दुकानदार यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसे वह सिक्का दिया जाएगा। तभी चौधरी ने एक बर्तन मंगवाया। उसने वह सिक्का उस बर्तन में डाल दिया और सिक्के को बर्तन में खनखनाने लगा। फिर उसने बर्तन मजदूर के हाथ में दिया और बोला, तुम इस बर्तन को दुकानदार के कान के पास ले जाओ और इसमें पड़े हुए सिक्कों को उसी तरह खनखनाओ जैसे मैंने खनखनाया था। फिर सिक्कों को बर्तन में से निकालकर अपनी जेब में रख लो। जैसा चौधरी ने कहा मजदूर ने वैसा ही किया। फिर चौधरी ने भीड़ की तरफ पलटकर कहा, सज्जनों, अब मैं आप लोगों के सामने इन दोनों के झगड़ों का फैसला सुनाता हूँ। थोड़ी देर रुककर चौधरी बोला, इस मजदूर ने इस दुकानदार की भट्टी में से निकलती भाप पर अपनी डबल रोटियाँ सेकी थीं। उसी कीमत इस मजदूर ने सिक्के की खनखनाहट के रूप में दुकानदार को चुका दी। इसलिए अब यह मजदूर दुकानदार का कर्जदार नहीं रहा। चौधरी का फैसला सुनकर मजदूर बहुत खुश हुआ और उसने चौधरी को धन्यवाद दिया। वहाँ इकट्ठे सब लोगों ने भी चौधरी के फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।